हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो आपका नॉन फूड क्रॉप होगा और दूसरा जो है फाइबर क्रॉप होगा। ये हमारा एग्रीकल्चर का टॉपिक है और इसमें मेन जो चीज़ें कवर करनी है वो है नॉन फूड क्रॉप, वो क्रॉप्स जो हम खा नहीं सकते, ठीक है, जिनको हम खाते नहीं हैं और चीज़ों के लिए वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। इसके अलावा फाइबर क्रॉप मतलब कपड़े बनाने के लिए जो क्रॉप्स का यूज़ किया जाता है। तो ये कपड़े बनाने के लिए हमारे यहाँ दो क्रॉप जो मेन क्रॉप्स हैं उसमें आ जाता है कॉटन और दूसरा जो है जूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नॉन फूड क्रॉप में रबर के कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। रबर जो है वो इक्वेटोरियल और ये कह सकते हैं कि मेन तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट का ही क्रॉप है, लेकिन इसे कुछ कंडीशंस होती है जिसके कारण हम इसे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरिया में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉटन। कॉटन तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत साल पहले जब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन आई थी तभी से कॉटन का जो है वो कल्टीवेशन हमारे इंडिया में होता आया और इसको देख करके हमारे इंडिया में बहुत सारे ये यूरोपियंस और ब्रिटिशर्स भी आए थे ताकि यहाँ इंडिया से इनका बिजनेस हो सके कॉटन का। तो कॉटन जो है हमारे इंडिया का एक ऐसा क्रॉप है जो खारिफ क्रॉप होता है और इसे ग्रो करने के लिए 6 to 8 मंथ्स को मैच्योर होने के लिए लगते हैं। नेक्स्ट है जूट। जूट जो है ये गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और गोल्डन फाइबर, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा मेन जो टॉपिक है वो आ जाते हैं हम टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल। तो टेम्परेचर जो है जो हमारे नॉन फूड क्रॉप में खास करके रबर के लिए चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फाइबर क्रॉप में कॉटन के लिए जो चाहिए वो 27 डिग्री चाहिए और जूट के लिए 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, ठीक है। रबर की कल्टीवेशन उन एरिया में ज़्यादा होती है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट जो होता है वहाँ पे क्या होता है, इवोपरेशन बहुत ज़्यादा होता है और जब इवोपरेशन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा कि कंडेंसेशन ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा होगा, इसीलिए 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल वाले एरिया में इसे ग्रो किया जाता है। फाइबर क्रॉप में 50 से 75 सेंटीमीटर जो हमारा कॉटन के लिए रिक्वायर होता है और जूट के लिए फाइबर क्रॉप जो हमारा जूट है उसके लिए 125 से 150 सेंटीमीटर रेनफॉल रिक्वायर चाहिए। नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल किस टाइप की होनी चाहिए, तो सॉइल जो है रबर की कल्टीवेशन के लिए अलुवियल सॉइल अच्छी होती है और फाइबर क्रॉप अगर हम देखें कॉटन, तो कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल जो होती है बहुत ही अच्छी मानी जाती है, ठीक है। ब्लैक तो इसके अलावा अलुवियल सॉइल में भी होता है, जैसे कि पंजाब वाला रीजन जो है वो अलुवियल सॉइल वाला रीजन है, वहाँ पे भी कॉटन होता है, लेकिन बेस्ट जो होती है वो ब्लैक सॉइल होती है। और जूट जो है वो अलुवियल सॉइल, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए जिसमें क्या होती है हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ के साथ जो पानी अपने साथ मिट्टी को बहा करके लाती है तो वो मिट्टी को डिपोजिशन वर्क जब रिवर का शुरू होता है तो उससे जो न्यू सॉइल का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे वो वाली मिट्टी इसके लिए रिक्वायर होनी चाहिए। क्लाइमेट जो है रबर के कल्टीवेशन के लिए मॉइस्चर ह्यूमिड होना चाहिए। फाइबर के कल्टीवेशन के लिए ह्यूमिडिटी तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, वार्म और ह्यूमिड होना चाहिए। 210 डेज़ का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत बार पूछा भी जाता है, 210 डेज़ का फ्रॉस्ट फ्री डेज होना चाहिए। मतलब फ्रॉस्ट फ्री मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसमें बर्फ़ ना गिरे, ठीक है, ब्राइट सनशाइन होना चाहिए, ठीक। और ह्यूमिड इसलिए कहते हैं क्योंकि धागा जो बनाया जाता है ना तो धागा टूटे नहीं। अगर ज़्यादा वार्म सीज़न होगा तो धागा टूटने लगेगा गर्मी में, ठीक है, तो मॉइस्चर अगर रहेगा तो धागा टूटता नहीं है, ठीक है। तो जूट जो है वो हाई टेम्परेचर उसके लिए रिक्वायर होती है उसकी ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट है इसका कल्टीवेशन हमारे इंडिया में होता कहाँ पे, तो रबर का कल्टीवेशन जो है वो सबसे ज़्यादा जो होता है केरला इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर। उसके बाद साउथ के जितने भी रीजन, साउथ इंडिया में जितने भी एरिया हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको ग्रो किया जाता है। तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, गारो खासी और जयंतिया हिल्स जो वाला रीजन है ना वहाँ पे भी इसको ग्रो किया जाता है, मेघालय में। फिर है फाइबर क्रॉप में अगर हम कॉटन देखें तो कॉटन का लीडिंग प्रोड्यूसर जो है वो महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में भी होता है। पंजाब और हरियाणा में जो कॉटन ग्रो किया जाता है वो बेस्ट क्वालिटी का होता है। उसके जो बॉल्स होते हैं ना कॉटन बॉल्स वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन जो होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है। और जूट जो है, जूट तो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो ग्रो किया जाता है वो वेस्ट बंगाल है और सेकेंड नंबर पर जो आता है वो बिहार है, ठीक है। इसके अलावा असम, उड़ीसा, मेघालय इन रीजन में भी थोड़ा थोड़ा जूट को ग्रो किया जाता है। रैंक, अगर हम नॉन फूड क्रॉप रबर का देखें तो इंडिया का रैंक जो है वर्ल्ड में 4th नंबर पे आता है और ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, मतलब एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल की तरह लिया जाता है। इसका टायर्स वगैरह बनाने के लिए होता है
ठीक है। अगर कॉटन में देखें तो सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है और इसका यूज़ जो होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन का यूज़ किया जाता है। जूट जो है वो फर्स्ट नंबर पे है वर्ल्ड में, पहले जो था सेकंड नंबर पे था, बांग्लादेश नंबर 1 पे था। अब जो है वो न्यू डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया जो है नंबर 1 है और सेकंड नंबर पे बांग्लादेश आ गया है। और इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं, मैट बनाया जाता है, रोप बनाया जाता है, कारपेट बनाया जाता है, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं जो 2012 और 13 में पूछे गए हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, उन्हें मैंने लिख दिया है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर किस क्रॉप को कहा जाता है, तो इसमें आ जाता है जूट। नेक्स्ट वन है नेम द फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। वो कौन कौन से फाइबर क्रॉप है जो हमारे इंडिया में ग्रो किए जाते हैं, तो इंडिया में 4 तरीके के फाइबर क्रॉप है, मतलब 4 ऐसे क्रॉप हैं जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं। और इससे आ जाता है कॉटन है, जूट है, हेम्प है और नेचुरल सिल्क है। इसकी एक खास बात है, आगे के तीनों जो हैं कॉटन, जूट और हेम्प, ये तो ऐसे हैं जो प्लांट प्रोडक्ट हैं, और सिल्क जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज, हम सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जो सिल्क वॉर्म को रेयर करते हैं, मतलब उन्हें हम पालते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसे सेरिकल्चर कहा जाता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे, और इसको आप लोग एक बार अच्छे से नोट डाउन भी कर सकते हैं और अच्छे से याद भी कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हमारा टॉपिक है वो है हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाए, मतलब जहाँ पे नए नए तरीके से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने को सिखाया जाता था। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को मेंशन किया है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले कलेक्टिवाइजेशन और कंसोलिडेशन किया था ऑफ होल्डिंग कॉपरेशन एंड एबलाइजेशन ऑफ जमींदारी सिस्टम वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। इसमें क्या था कि सबसे पहले कलेक्टिवाइजेशन और कंसोलिडेशन में क्या था, अगर छोटे छोटे टुकड़ों में लैंड लोगों के पास होती थी कहीं कहीं पे दूर दूर पे, तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या किया कि एक जगह इकट्ठा कर दिया गया, ठीक है, और एक बहुत बड़ा लैंड किसी भी आदमी को जो था वो एक जगह में उसे दे दिया जाता था। तो इस तरीके से और रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। कलेक्टिवाइजेशन के बाद क्या हुआ कि जो इतने बड़े लैंड होल्डिंग जो एरिया होता था उससे उसका दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन किया। और इसके अलावा क्या तीसरे नंबर पे था ज़मींदारी सिस्टम जो चलती आ रही थी ब्रिटिश टाइम में, उसे ख़त्म किया। वैसे ये 5 मार्क का क्वेश्चंस होते थे, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1 मार्क में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म्स। फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे यहाँ जो आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, तो उस प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान रखा गया। और वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये था कि किसी तरह से हम प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, देखो 1960s के टाइम में क्या हुआ कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी वैरायटी के हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स वगैरह बनाए गए, ताकि एक ही लैंड एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कराया जा सके। और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ वाइट रेवोल्यूशन को भी लेकर के आए। वाइट रेवोल्यूशन में क्या होता है, वाइट जैसे देखो ग्रीन जो होता है क्योंकि ग्रीन कलर है, और ग्रीन कलर क्या होता है क्रॉप्स के लिए दिखा सकते हैं, वैसे ही वाइट रेवोल्यूशन जो था वाइट चीज़ के लिए। तो वाइट चीज़ हमारे यहाँ क्या हो सकती है, दूध, एक तो दूध और दूसरा अंडों की प्रोडक्शन के लिए वाइट रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो हो हमारे इंडिया में बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से क्या किया कि वाइट और ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट है लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया, और उन खास करके उन जगह में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बाढ़ आने की आशंका होती थी, या फिर ड्राउट हो जाता था, सूखा पड़ जाता था, कभी कभी क्रॉप्स में आग लग जाती थी, बीमारियों के कारण क्रॉप फेलियर हो जाता था, जैसे कि पहले बहुत हुआ करता था। तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, बहुत सारे प्रोग्राम लॉन्च किए, जिसमें कि ये रखा गया कि ग्रामीण बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू इनको मतलब कुछ ना कुछ सहायता दी जाएगी और कुछ ना कुछ मतलब कि फैसिलिटी दी जाएगी। तो क्रॉप इंश्योरेंस
इनके लिए किया गया, ताकि क्रॉप का इंश्योरेंस, जैसे हमारी लाइफ के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, बाई चांस हमें कुछ होता है तो उसमें क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस वाले पैसे देते हैं ताकि हम अगर बीमार हैं तो रिकवर हो जाए। तो वैसे ही क्या है कि बाई चांस कभी कोई क्रॉप फेलियर हो गया, बीमारी के कारण हो गया, या फिर मतलब डिजीज़ हो गए क्रॉप्स में, या फिर कुछ और कारण से क्रॉप फेलियर हो जाता है, या एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंशियली आग लग जाती है क्रॉप्स में, या फिर बाढ़ आ जाती है, तो इन सब के लिए क्या है एक इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर के आए। ठीक है, नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड। अब देखो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर जॉब ओरिएंटेड लोग होते हैं, तो उनके पास क्या होता है क्रेडिट कार्ड होता है। लेकिन गांव में क्या है, लोग जो होते हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, तो उनके पास तो क्रेडिट कार्ड होता नहीं, उन्हें उधार कहाँ से मिले। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ को इंट्रोड्यूस किया कि किसान क्रेडिट कार्ड भी दिया जाए, ताकि और पर्सनल ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम को भी लॉन्च किया ताकि लोग जो हैं वो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सके और क्रेडिट पे मतलब कि उधार लेकर के, बैंक से उधार लेकर के या फिर कहीं से भी क्रेडिट पे लेकर के वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर सके जब उन्हें ज़रूरत है। जैसे बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते, या फिर खाद के लिए पैसे नहीं होते, या फिर मशीन्स वगैरह के लिए पैसे नहीं होते, तो उनके लिए ये होता है कि क्रेडिट कार्ड से वो ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, और जब उनकी फसल पक करके तैयार हो जाए तो उसे काट करके फिर उसे बेच करके धीरे धीरे क्रेडिट कार्ड से उसे पे किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पेशल वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स। मतलब बहुत सारे स्पेशल वेदर बुलेटिन्स को इंट्रोड्यूस किया। वेदर बुलेटिन में क्या था कि पहले तो ये था रेडियो टेलीविज़न इन सब का बहुत कम यूज़ होता था, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि वेदर कैसा आने वाला है, लोगों की फसल ख़राब हो जाती थी, आंधी तूफान आ जाता था। तो स्पेशल वेदर फोरकास्ट किए जाने लगे ताकि बुलेटिन के थ्रू बहुत सारे वेदर फोरकास्टिंग हुई, ताकि लोगों को ये जानकारी हुई कि मौसम ख़राब होने वाला है, तो हम अपनी जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं या जो भी हमारा क्रॉप है जिसको हम सुखाने के लिए रख रहे हैं, तो उन सब का हम प्रोटेक्शन कर सकें। नेक्स्ट है टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर। अब देखो जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होगे कि किसान आंदोलन चल रहा था, है ना, तो उसमें क्या था कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए बात रखी गई। तो ये क्या था कि पहले क्या होते थे कि बिचौलिए जो होते हैं वो कम से कम कीमतों पे जो गाँव के जो किसान होते हैं उनसे कोई भी चीज़ को खरीद लेते हैं, और फिर क्या जब उनका रेट हाई होने लगता है तो मार्केट में उसे बेच करके सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किनको होता था, जो मीडिएटर्स होते थे, जो बीच के जो बिजनेसमैन होते थे उनको होता था। और किसानों को तो उतना फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उन लोगों ने खेतों में खेती की, लेकिन उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, नुकसान ही होता था। तो इसके लिए क्या किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है सॉइल टेस्टिंग एंड फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। पहले क्या था कि बहुत सारी चीज़ों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह नहीं थी। जैसे हम लोग अपने फ्रिज में रखते हैं, खाने पीने के सामान को फ्रिज में रखते हैं और काफ़ी लंबे टाइम के लिए उसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं गांव वगैरह में और सिटीज़ में भी, ताकि वहाँ पे क्या है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स को स्टोर करके रखा जा सके लंबे समय तक। और फिर जब रेट ज़्यादा मतलब रेट जैसे जैसे खाने पीने की वो चीज़ों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो कोल्ड स्टोरेज से निकाल करके लोग उसे बेच करके अपना जो भी है अर्निंग कर लेते थे। और फिर सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी में ये रखा गया कि मिट्टी को टेस्ट करके बताया जा सकता है कि उसमें फर्टिलिटी कितनी है, या फिर उसमें क्या कहते हैं कि किस तरह से हम प्रोडक्शन को कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की कमी हो रही है, कैल्शियम की कमी है या फिर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी है, ये सारी चीज़ों को भी बताया जाता है सॉइल टेस्टिंग के थ्रू। तो ये हमारा जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स है, वैसे ये 5 का क्वेश्चन है, इसमें वाइट रेवोल्यूशन ग्रीन रेवोल्यूशन का आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। 1960 to 1970 ये रखा गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया था। हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स को यूज़ किया, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड इनको भी यूज़ किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, क्रॉप ख़राब ना हो, ये सारी चीज़ें इससे इंपॉर्टेंट है। वैसे 5 मार्क का क्वेश्चन था, बहुत बार 5 मार्क में आया है, लेकिन अब हो सकता है 1 मार्क में कुछ भी आ सकता है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट जो होगा वो हमारा जो टॉपिक बच गए हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन बच गया है, ये वाला होगा, और एक ग्रामदान भूदान ये वाला टॉपिक बच गया है, वो उसको भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी। नेक्स्ट टॉपिक में सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी, ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एसेशन रीजंस के क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगी।